जैसे बरसात में होता है ना, बरसात में बहुत सारे मेंढक निकल आते हैं, वही वाला हाल है कि एक साथ पहले पहले आप नहीं थे, अब सब एक साथ आ गए हैं। कि एक समय था हम्म। जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करते थे कि ये पार्टी अच्छी नहीं, वो पार्टी अच्छी नहीं है। अब माननीय मोदी जी को हराने के लिए सब एक साथ आ गए हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और पूरी तरीके से पूरे देश में नकार चुकी है। 2014 से पहले इन्होंने उनको बहुत समय दिया, जी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। को 50 से चलिए। 60 साल का समय दिया, जी बिल्कुल। पर चलिए अब जो हमारे है साथ पूरी तरीके से। प्रियंका गुप्ता भी, जी कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका जी, जिस तरीके से रायबरेली के लिए अगर बात करी जाए, रायबरेली का वर्चस्व यहाँ पर कांग्रेस का देखने को लगातार मिल रहा था। 400 पार के नारे के साथ बीजेपी यहाँ पर कहती हुई नजर आई कांग्रेस का गढ़ यहाँ पर छीन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज 10 साल में उन्होंने क्या किया है कि बताने में समर्थ है। हकीकत ये है कि आप जाकर वहाँ माहौल देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर इतना अहंकार है इन लोगों में तो हम पसंद करेंगे कि हम कांग्रेस की मदद कर दें। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस की मदद करने के लिए तैयार है, पर हकीकत ये है कि वहां पर विकास ढूंढने से भी नहीं मिलता। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 10 साल में डबल इंजन की जो सरकार है फेल नजर आती है। विकास का वाह भी नहीं, वी भी नहीं दिखता वहां पर। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज संविधान बचाने की लड़ाई, अगर 400 सीटों की बात करते हैं तो 400 सीटों पर इनके खुद के जो विधायक के कैंडिडेट है वो खुद ही कह रहे हैं कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और संविधान बदलने इस देश की जनता नहीं देगी। आप देखिए किस तरह से अमेठी में पूरी गांधी फैमिली हो, चाहे कांग्रेस का कोई एक एक कार्यकर्ता हो, आप देखिए किस तरह से पूरी चुनाव में जुटा हुआ है। और सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि गठबंधन के जो हमारे साथी हैं वो लगातार पूरी ताकत के देखिए, साथ इस ये चुनाव में गठबंधन जो के साथ भारतीय ही जनता पार्टी को कांग्रेस और चुनौती दी ये है, प्रचार और इस प्रसार तो बार यहाँ पर देखा बहुमत जाएगा। के साथ हम वापस जी सरकार बिल्कुल बनाना प्रियंका चाहते जी, हैं। जिस तरीके से मैं देखिए एक प्रचार बात और प्रसार भी तो कहना देखा जा रहा चाहूंगी कि है, जिस तरह से लगातार मेहनत आज तो हर कोई करा, अमेठी में लेकिन यहाँ इनका पे बात तो अहंकार जीत की हो रही है उनकी ना। हार का कारण बनेगा। अमेठी की जनता आज पूछ रही है 13 किलो चीनी कहाँ है। आप इनसे पूछे कि वो महंगाई, वो सिलेंडर, वो सब कहाँ चलाते हैं। हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास मैनिफेस्टो नाम की कोई चीज नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किस पे चुनाव लड़ रही है कि मंगलसूत्र बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, भैंस बचानी है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, अगर आपको जी खबरों में बिल्कुल। 2 खबरों से प्रियंका जी, खबर बचाना सीधा है तो आप सवाल तो भारतीय ये है जनता ना पार्टी को लेकिन कि चुनिए। पर रायबरेली आज क्या जनता आप पूछ बचा रही है कि पाएंगे? नौकरियां कहाँ है। आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। यहाँ पर सीधा सवाल तो यही किया जा रहा ना कि क्या आप रायबरेली बचा पाएंगे? फोन क्या है? आपको आवाज मिल पा रही है प्रियंका जी? आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच हमारे साथ जितेंद्र वर्मा, सपा से हमारे साथ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से दो लड़कों की यहाँ पर जोड़ी यहाँ पर बनी हुई है, और इसमें अगर बात हम रायबरेली की करें तो क्या रायबरेली पर यहाँ पर आप अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं? क्या बचा पाएंगे रायबरेली को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बुरी तरह से पराजित होकर 4 दिन उनको सत्ता से बाहर हो जाए। अभी हमारी पल्लवी बहन कह रही थी कि मोदी जी के खिलाफ सब खड़े हैं। अरे मोदी जी 40 लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, 40 की बैसाखी लेके चल रहे हैं, उनको अकेला बता रही हैं। अकेले अगर मोदी जी लड़ सकते थे तो जितने भी एनडीए के घटक दल हैं आज ही उनसे नाता तोड़ के उनको अलग चुनाव लड़ने दें और मोदी जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सामने पता चल जाएगा मोदी जी कितना अकेले लड़ रहे हैं। तो ये सब जुमले का कोई मतलब नहीं है। जनता की नजर में मोदी जी जुमला बोलते बोलते स्वयं मोदी जी एक जुमला हो गए। अब 4 जून को जब सत्ता इनकी जाने वाली है, ये कैसे तय हो गया है? कौन इनके खिलाफ नहीं था? वो नौजवान जिसकी उम्र 20 साल थी 2014 में, और 24 तक उसकी उम्र 30 साल हो गई, न तो केंद्र से नौकरी आई न राज्य से नौकरी आई, तो वो तो ओवर एज हो गया। तो करोड़ों नौजवान लड़के लड़कियां जो ओवर एज हो गए वो मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार के खिलाफ खड़े होकर वोट कर रहे हैं। वो किसान जिनको एमएसपी का जुमला दिया गया था, जिनको कर्ज माफी का जुमला दिया गया था, जिनको आय दोगुनी करने का जो बेकार का वादा किया गया था, तो इन सब वादों पे तो खरे उतरी नहीं सरकार, तो इसके खिलाफ वोट हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी की भाषा क्या हो गई है आप देखिए। आजाद भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो धर्म विशेष की बात करे, जाति समुदाय की बात करे,
और हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान की बात करे और डेवलपमेंट की बात न करे, तो ये लोग न तो रोजगार दे पाए। लेकिन जितेंद्र जी, जिस तरीके से इसी बीच MY समीकरण तो आपका भी यहाँ पर था, क्या वो भूल गए आप? MY समीकरण हमारा आज भी है। महिला और यूथ ये दोनों भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। MY समीकरण हमारा है, महिला और यूथ। बताया ना आपको, जिनकी उम्र 20 साल थी, जो महिला और यूथ का वो बात कहते हुए नजर आते, क्या आपका मुस्लिम और नौजवानों किसानों की कोई जाति नहीं है। दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से हटाने जा रहे हैं। मोदी जी किसी हाल में सत्ता में नहीं आ रहे। अपनी सीट के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, सीट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। इसी बीच हमारे साथ अनिल गर्ग जी जुड़ चुके हैं। सर नकली राम जी, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास लौटेंगे। वो नकली राम सुन लीजिए, जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अनिल गर्ग जी जुड़ चुके हैं। सर 2017 के मुकाबले अगर बात कर ली जाए, क्या रायबरेली में ये वर्चस्व दो लड़कों की जोड़ी जो है वो कायम कर पाएगी? मनीषा जी, पहली बात तो ये है कि 2017 का जो प्रयोग था, 2017 का क्या नतीजा रहा आप लोगों के सामने है। दूसरी बात, इस बार लड़के थोड़ा बढ़ गए हैं। इस बार तीसरा लड़का भी, जब आप इनको लड़का बोलती है अखिलेश जी को, राहुल जी को, तो फिर केजरीवाल को भी लड़का ही बोलिए। ज्यादा उम्र में फर्क नहीं है, 2 साल का फर्क है। तो तीसरा लड़का भी आगे मिल गया, एक लड़की भी आगे मिल गई है। तो ये लड़का लड़की मिलके क्या रंग दिखाएंगे, इसका आप इनका चयन देखिए सीटों का। अमेठी से राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा चुनाव लड़ने की। अगर वो जीते रहते तो अपनी अपनी सीट क्यों बदलते। देखिए, इन पूरे 5वें फेज में 49 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें पूरे 49 सीटों में सिर्फ मात्र 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, वो थे रायबरेली की। और इसलिए राहुल गांधी ने सेफ सीट रायबरेली जाने का निश्चय किया। और कौन सा कारण था जिसके कारण से वो अमेठी की जगह रायबरेली शिफ्ट हुए? कोई और कारण कांग्रेस के मेरे साथी बता सके तो बताइए। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में एक ही आता है, उनको लगता है रायबरेली ये सबसे सेफ सीट है, क्योंकि पिछली बार पूरे उत्तर प्रदेश में यही एक सीट जी बिल्कुल। प्रियंका जी बताइए। दूसरी बात, एसपी ने जो इस जी गर्ग जी बिल्कुल, गर्ग जी आपके पास लौटूंगी। प्रियंका जी बताइए। देखिए, गर्ग जी से कहिए कि जरा अमेठी और रायबरेली घूम के आए, उनको कुछ पता चल जाएगा कि वहाँ इलेक्शन कौन लड़ रहा है। वहाँ जो अमेठी के लाल है, आदरणीय श्री जो है केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से केएल शर्मा जी घर घर तक उनकी पहुंच है और उनका जो है सम्मान है, वो साफ साफ देखने को मिलता है। आप एक एक वहां पर आदमी से बात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। केएल शर्मा जी बिल्कुल उनके जो है एक पड़ोस में रहने वाले एक फैमिली की तरह। और गांधी परिवार जो लगातार वहां पर चुनाव की पूरी मुहिम छेड़े हुए, प्रियंका गांधी जी लगातार वहां पे जनसभाएं कर रही हैं और पूरी तरह से कोई ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जो वहां पहुंचा ना हो। मैं समझती हूँ एक बार उनको पत्रकार पत्र को वहां जाना चाहिए और जाकर वहां पर जनता से रूबरू होना चाहिए, क्योंकि जनता बताएगी कि वहां विकास जिस तरीके से प्रियंका गांधी अगर यहाँ पर तो रैलियां कर रही है, दौरे कर रही है, तो पूरे देश में क्यों नहीं कर पाई? मेरा इतना अरे पूरे देश में कर रहे, कहाँ नहीं कर रहे आप लोग? मतलब आप लोग इस तरह के सवाल पूछ कैसे रहे? लगातार राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश में एकजुट करने की जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, वो कहीं खत्म होने वाली नहीं। और ये 10,000 किलोमीटर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लगातार हम पूरी तरह जनता के बीच में, जनता के मुद्दों के साथ। हमारा जनता के मुद्दे तो आज आप उठा रहे हैं। एक टाइम था कांग्रेस राज करती थी देश में, और आज कांग्रेस कहाँ हो गई, कहाँ विलुप्त हो गई कांग्रेस? मनीषा जी, इस बात का कोई 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका जवाब दे। और कांग्रेस पार्टी कहीं विलुप्त होने वाली पार्टी नहीं है। आज डर के बैठे हुए हैं, रोने की नौबत आ गई है। कहीं तो जो है ताजियम के सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं जो है ईद बना रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? साफ तौर पे बताइए, किसकी बात आप यहाँ पर करती हुई नजर है? कौन डर कर बैठा है? कौन विलुप्त हो गया है? कांग्रेस पार्टी कहाँ, कौन से राज्य में? बताइए। चुनिंदा राज्यों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है। नहीं, कर्नाटक में नहीं, हिमाचल में नहीं है, कहाँ नहीं है कांग्रेस पार्टी? चुनिंदा राज्य में है ना। चुनिंदा राज्य क्या होता है मैडम? नहीं, आप बोल रहे हैं पूरे देश में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। देश में तो पूरे वहाँ पर साम्राज्य एक टाइम पर कांग्रेस का था, कांग्रेस राज करती थी, मुद्दे वहाँ पर उठाती हुई नजर आती थी। लेकिन आज कांग्रेस कहाँ? लोकतंत्र है, यहाँ कोई राज्य नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, ये लोकतंत्र है और ये देश संविधान से चलता है और संविधान बचाने की लड़ाई है। यहाँ जनता चुनकर बिठाती है। अगर जनता को चुनने का अधिकार है तो जनता अपने मुद्दों पर, चुनाव पर इस बार वोट करने जा रही है। और जनता वोट करने जा रही है कि नौकरियों पर, जनता वोट करने जा रही है कि महिलाएं आज महंगाई की मार से ग्रसित है,
जनता वोट करने जा रही है पेपर लीक पर, जनता वोट करने जा रही है उन किसानों पर जिनकी फसल आवारा पशु खा जाते हैं और महंगाई के बोझ तले वो दबे रह जाते हैं। जनता वोट करने जा रही है स्वास्थ्य की सुविधाओं पर जो लगातार महंगी होती चली जा रही है और आम आदमी की रीच से बाहर होती चली जा रही है। जनता वोट करने जा रही है महंगी शिक्षा पर। प्रियंका जी आपके पास लौटूंगी। पल्लवी जी, जिस तरीके से प्रियंका जी तो ये साफ कहती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर जो है वोट लगातार बढ़तेंगे। अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, 400 पार के नारे यहाँ पर लेते हुए नजर आए। जो पूरा केंद्रीय अमला है वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या जरूरत पड़ गई है आपकी यहाँ पर आने की? जनता पार्टी हर जगह जाके काम कर रही है, हर जगह काम कर रही है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, पूरे देश में सभी लोग काम कर रहे हैं। हर इंसान से, चाहे वो गांव हो शहर हो, हर जगह जाके मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अभी प्रियंका जी बोल रही थी, अभी महंगाई की बात कर रही थी। महंगाई इनके समय में कितनी थी वो बताना शायद भूल गई है कि 2004 से लेकर 2014 तक क्या स्थिति थी महंगाई की, कितना इन्होंने अभी बता रही है जिस हिसाब से 10% इन्फ्लेशन रेट था, उससे कम ये लोग करने में बिल्कुल बहुत कोशिश की पर नाकामयाब ही रहे। मनमोहन जी ने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी थी कि वो महंगाई कम नहीं कर पाए। और पिछले जो भी है जी पल्लवी जी, जिस तरीके से आप महंगाई की यहाँ पर जिक्र करती हुई नजर आई, तो क्या रायबरेली में एक केवल मुद्दा है सिर्फ महंगाई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रायबरेली में विकास हुआ, इवन पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की बात की जा रही थी, इस समय आप देखोगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसको लॉन्च किया जा रहा है, हर जगह पे आप देखोगे हर शहर जो है, हर क्षेत्र जो है एक नए प्रोडक्ट के नाम पे जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश का पर्यटन में भी एक नाम बन चुका है और अर्थव्यवस्था में भी इस समय भारत में दूसरे नंबर पे आ चुका है। और आप बाकी चीजें भी देखोगे इस समय। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी, जिस तरीके से देखिए 2 लड़कों की ये जोड़ी यहाँ पर निकली है, गठबंधन के में आप हैं, और ऐसे में अगर 2017 की अगर हम यहाँ पर बात कर ली जाए तो 2017 में काफी मिन्नतें की थी, काफी मेहनत की थी और उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या अब इस बार जो अगर बात कर ली जाए 2024 में, क्या आप इस बार बरकरार रखने पाएंगे आपकी सीट रायबरेली की? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। 2 लड़कों की ये जोड़ी निकली है और इसके बाद इसको लेकर अब प्रधानमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये जो 2 लड़कों की पिक्चर है वो तो फ्लॉप हो चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अनर्गल बयान दे रहे हैं। जब पहला दूसरा तीसरा चरण हारने के बाद मोदी जी की भाषा बदल गई है। तो भले ही इतने बड़े लोकतंत्र में देश के और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी भाषा एक बहुत ही निम्न स्तरीय स्तर की वो बोल रहे हैं। अभी वो खुद ही फ्लॉप हो चुके हैं। जनता उनको खुद पसंद नहीं कर रही है, कोई उनको वोट नहीं देना चाह रहा है। उनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल नहीं पाया। अयोध्या सीट तक ये हार गए। मेरठ में वो नकली राम भी चुनाव हार रहा है। तो पूरे जिंदगी भगवान राम का टीवी पर करते रहे, वो अपने भगवान राम ही समझने लगे थे। रोल करते करते मेरठ चुनाव लड़ गए, स्टेशन में फिर पोस्ट उनको डालनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमेठी में कहते हैं कि मैं 50,000 1 लाख से हार जाऊंगा। तो इनके खुद ही पे स्थिति देखते हैं अपनी। देश में भाजपा की सरकार बनने नहीं जा रही है। देश के नौजवान बेरोजगार, जिस एमवाई की बात आपने की, महिला और यूथ, व्यापारी, किसान, भारतीय जनता पार्टी ये कौन कहता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की सरकार नहीं बन रही? क्या ये आपके आंकड़े ये बता रहे हैं? नहीं मैडम, एक चीज बहुत जनता का सपोर्ट किसको मिल रहा है ये तो अभी तक स्पष्ट कौन कर पा रहा है? अगर हार का डर है तो ये तो आपको साफ तौर पर नजर आया। अमेठी से राहुल गांधी का नाम यहाँ पर काफी दिनों तक सामने आया और उसके बाद अब रायबरेली से जो है रुख राहुल गांधी को करना पड़ा। सुनिए ना, अरे राहुल गांधी रायबरेली में रहे तो अच्छी बात है। उनकी माँ वहां से सांसद रही, उनके परिवार के लोग भी रहे। आज वो अपने सहयोगी को अमेठी में चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इसको दर्द क्यों हो रहा है? वो तो अच्छी बात है। हाँ, इन लोगों ने देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, करोड़ों लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया। इस देश के करोड़ों नौजवानों ने संकल्प इसने ले लिया है कि ये अब मोदी जी और भाजपा को बेरोजगार कर देंगे सत्ता से हटाकर।
जी जितेंद्र जी जिस तरीके से आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दर्द किसको दर्द है, यहाँ पे ये बताइए पहले ये आंसर आप दीजिए जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे दर्द किसको हो रहा है, तो किसको यहाँ पे दर्द है? ये तो गढ़ बचाने की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। अगर साफ तौर पर राहुल गांधी अपना वर्चस्व कायम करते तो वो अमेठी छोड़कर रायबरेली की तरफ रुख क्यों करते? अगर तो मोदी जी वायनाड लड़ गए जाके, मोदी जी वायनाड लड़ लो, वो तो बहुत लोकप्रिय, दुनिया से लोकप्रिय है। नहीं, नाम को लेके मोदी जी का नाम तो अमेठी से नहीं सामने आया था, राहुल गांधी का नाम ही सामने वहां पर आ रहा था। अरे तो उनको मैनपुरी लड़ लेना चाहिए था। वो हिंदी पट्टी चिल्लाते हैं। अरे इनका हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब चला गया। ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ये देश की जनता ने तय कर दिया है। इन्होंने 10 साल देश की जनता को कुछ दिया नहीं, नौजवानों को बेरोजगार किया, किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई कहाँ पहुंच गई, करप्शन कहाँ पहुंच गया, सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के कंधे पर बैठे हैं। कोई उप मुख्यमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है। जी चलिए ठीक है गर्ग जी, बहुत जी बिल्कुल आपने स्पष्टीकरण तो दे दिया यहाँ पे। ठीक है गर्ग जी, अब ठीक है गर्ग जी, जिस तरीके से अब अमेठी तो हाथ से चली गई कहीं ना कहीं, अब रायबरेली का यहाँ पर सवाल है। अब क्या रायबरेली पर ये कांग्रेस या फिर ये कहे कि गठबंधन के जो ये 2 लड़के निकले हुए हैं अपना यहाँ पर वर्चस्व कायम कर पाएंगे? क्या गढ़ अपना मजबूत कर पाएंगे या बचा पाएंगे? मनीषा जी, पिछली बार मैंने एक सवाल किया था, प्रियंका जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। आपने जितेंद्र जी से पूछने की कोशिश की, उन्होंने भी उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनका उत्तर उनके पास है नहीं। वो बार बार अभी मंच पे तो यहाँ पे तो बैठ के कह रहे हैं कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है, योगी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, जाने कौन कौन जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता ने क्या किया है इनको कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि जनता के पीछे जाते हैं चुनाव के टाइम में, चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में कुछ नहीं करते। चुनाव के जब शुरू होता है, चुनाव का ऐलान होता है तो सोचते हैं कि हम सारा काम कर लेंगे। इसके मुकाबले बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है। तो इनका काम करने का शैली में बहुत फर्क है। अगर इनको अमेठी जीतने की इतनी तसल्ली होती, इतना यकीन होता, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ राहुल गांधी अमेठी छोड़ते नहीं। अभी जितेंद्र भाई कहते हैं उनकी पुश्तैनी है, हाँ बिल्कुल है, उनकी दादी यहाँ से लड़ी है, उनका दादा यहाँ से लड़े हैं, लड़ना चाहिए। लेकिन दादा का नाम कभी लेंगे नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लेंगे। इनको क्यों डर लगता है अपने दादा फिरोज गांधी का नाम लेने से, जिनके सरनेम गांधी इनको मिला है, नाम लेने से इनको डर लगता है। आप किसी एक भाषण में बता दिया इन्होंने फिरोज गांधी का नाम लिया हो, पारिवारिक सीट तो बहुत बार बता दी, लेकिन फिरोज गांधी का कभी नाम लिया हो? देखिए, बात समझने की बात है, थोड़ा आंकड़े देखिए। 14 सीटों में से जो अभी 5वें फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती थी, और एसपी जो 10 सीटें लड़ने जा रही है, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब ये बदले में कह रहे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ तथ्य तो होने चाहिए ना, क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। हमने कह दिया इसलिए हो जाएगा। इतना ज्यादा जब आदमी बोलता है ना, तभी जाके उसको परिणाम, उसके स्वरूप मिलते नहीं। आपको काम करना पड़ेगा भाई, आपको जनता बचा के बताना पड़ेगा ये कारण, ये कारण, ये कारण। उतना नहीं है बस, मोदी से लोग दुखी है। अरे आपको क्या मालूम लोग मोदी से दुखी है? मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आपका सवाल हम नहीं हो ले पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वक्त की कमी है। गर्ग जी, आपकी बात से ये सहमत करते हुए, देखिए गांधी परिवार कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में यहाँ पर कूदता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनावी जुमला करने के लिए, चुनावी जो राजनीति करने के लिए ही राजनेता यहाँ पर पहुंचेंगे? और ऐसे में देखिए 4 जो जून को रिजल्ट आएगा उसमें रायबरेली पर अपना गढ़ यहाँ पर कांग्रेस बचा पाएगी, गठबंधन के ये 2 लड़के बचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमान, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हिंदी खबर के रिपोर्टरों की रहेगी पैनी नजर। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल पर सभी राज्यों के मतदान केंद्रों से जुड़ी खबर, चुनाव का सटीक और बेहतरीन कवरेज। मिशन 543 सिर्फ हिंदी खबर पर। मोहनलाल, सोहनलाल, ये लोग फिर शुरू हो गए। मोहनलाल, सोहनलाल, रुकिए 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 रुकिए।
अभी पता लगा लेते हैं कौन सा उम्मीदवार ज्यादा योग्य है। वो कैसे? अपने मोबाइल पर KYC यानी नो योर कैंडिडेट ऐप डाउनलोड करें और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में पूरी जांच करें। समझे? समझ गए। ये तो समझ गए, आप भी समझ गए होंगे। उम्मीदवार चुने वही जो हो देश के लिए सही। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इस गर्मी में लू से बचने के लिए एहतियात के तौर पर अपने आप को ढक कर रखें और ढीले सूती कपड़े पहनें। पानी की कमी को पूरा करने के लिए लस्सी, छाछ आदि का सेवन करते रहें। संतुलित और हल्का खाना ही खाएं। कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी का सेवन कम करें। खाना बनाते समय खिड़की दरवाजे खुले रखें और जिन खिड़कियों से गर्म हवा आती है उन पर रिफ्लेक्टर या काले पर्दे लगवाएं। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और ज्यादा प्रोटीन और बासी खाना खाने से बचें। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। आपकी हर खबर पर है उसकी पकड़। बीजेपी हो या कांग्रेस की हर छोटी बड़ी खबर, देश हो, प्रदेश हो और हो कोई भी शहर, दिल्ली में हो खबर तो कंचन की रहती है नजर। कंचन अरोड़ा, खबर भी